नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ह्यूमन बीइंग्स के कनेक्टिव टिश्यू की या एनिमल के कनेक्टिव टिश्यू की। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो कनेक्टिव टिश्यू की चर्चा करने वाले हैं। और मैं वीडियो शुरू करूं उसके पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, एनिमल कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसको मेसेनकाइम भी कहा जाता है। और मेसेनकाइम जो शब्द है या नाम है, ये शब्द ओ हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो हमारी बॉडी वेट के लगभग 30% जो होते हैं, बॉडी वेट होता है उसका लगभग 30% बनाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी का जो वेट है उसका लगभग 30% बनाते हैं। और इनकी जो उत्पत्ति हुई है कनेक्टिव टिश्यू की या मेसेनकाइम की, ये मीजोडर्म से हुई है। ठीक है, भ्रूण की मीजोडर्म से हुई है। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और नंबर 3 वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर 3 घटकों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 सेल, नंबर 2 फाइबर्स और नंबर 3 जो है वो है मैट्रिक्स। नंबर 3 क्या है? वो है मैट्रिक्स। नंबर 3 है मैट्रिक्स। इन 3 चीज़ों से मिलकर के, 3 घटक से मिलकर बना होता है। अगर हम सेल की बात करें तो इसमें लगभग 7 तरह की सेल पाई जाती है, 7 प्रकार की सेल पाई जाती है, जिनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। नंबर 1 फाइब्रोब्लास्ट सेल, नंबर 2 प्लाज्मा सेल जिनको हम कार्ट व्हील सेल भी कहते हैं, नंबर 3 है मेसेनकाइमल सेल और नंबर 4 एडिपोज सेल, नंबर 5 मास्ट सेल जिसको मास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, नंबर 6 लिम्फोसाइट सेल और नंबर 7 है मैक्रोफेजेस या हिस्टोसाइट सेल। ये 7 तरह की कोशिकाएं जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में होती है। और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में थोड़ी और जानकारी दें हम आपको, तो ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो होता है ये लगभग बॉडी वेट का 30% कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, 50% बॉडी वेट का लगभग मसल्स बनाती हैं और 10% एपिथेलियम टिश्यू बनाता है और 10% जो होता है वो न्यूरॉन या नर्वस टिश्यू बनाता है। इस तरीके से हमारी बॉडी जो होती है वो 100% की बनी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल की। साथियों, फाइब्रोब्लास्ट सेल की अगर हम बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट सेल कनेक्टिव टिश्यू की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, सबसे बड़ी सेल होती है। कनेक्टिव टिश्यू की सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे अधिक नंबर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। और ये सेल ओवल होती हैं, अंडाकार होती हैं, लेकिन बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल डेंड्रॉइड्स द सेल सीन इरेगुलर शेप, मतलब लेकिन इनमें डेंड्रॉइड की उपस्थिति के कारण ये इरेगुलर शेप की दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, ओवल शेप की होती हैं लेकिन ये दिखाई कैसी पड़ती हैं? इरेगुलर शेप की। इरेगुलर शेप की किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देती हैं? तो डेंड्राइट्स की उपस्थिति के कारण दिखाई देती हैं। ओवल न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है। इनमें जो केंद्रक होता है वो अंडाकार होता है। ठीक है, इनमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, रफ अंतर्द्रव्य जलिका होती है, वो अधिक पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स है उसका मुख्य भाग ये जो है फाइब्रोब्लास्ट सेल सीक्रेट करती हैं, स्रावित करती हैं। ओल्ड फाइब्रोब्लास्ट सेल को हम जो है फाइब्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रोसाइट बोलते हैं। और ये इनएक्टिव होती हैं, ये सक्रिय नहीं होती हैं, ये निष्क्रिय होती हैं। ये कैसी होती हैं? निष्क्रिय होती हैं। ठीक है, फाइब्रोसाइट जो होती हैं वो निष्क्रिय होती हैं, इनएक्टिव होती हैं और मॉडिफाइड होकर के ये ओस्टियोब्लास्ट या कॉन्ड्रियोब्लास्ट बना लेती हैं। इनका काम अगर हम देखें तो इनका जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है, इनका मुख्य काम होता है प्रोटीन के बने तंतुओं का ये निर्माण करती हैं, प्रोटीन फाइबर का निर्माण करती हैं और मैट्रिक्स का सिक्रीशन करती हैं। ये 2 काम इनके मुख्य काम होते हैं। दूसरे नंबर की जो कोशिकाएं होती हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की, वो होती हैं प्लाज्मा सेल जिनको हम कार्ट व्हील सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये संख्या में बहुत कम होती हैं, साइज में बहुत छोटी होती हैं या सबसे छोटी होती हैं। इनका जो शेप होता है, आकार होता है, वो अमीबॉइड होता है, अमीबा के आकार की होती है। और इनमें जो
केंद्रक पाया जाता है वो सर्कुलर या गोलाकार केंद्रक पाया जाता है। क्रोमेटिन पदार्थ गाड़ी के पहियों में लगी तीलियों के समान वितरित होते हैं, इसलिए इसको कार्टव्हील सेल कहा जाता है। ठीक है, इनमें जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो गाड़ी में लगे पहियों की तरह इस तरीके से जो साइकिल का पहिया होता है उसमें तीलियां जो होती हैं उनकी तरह इस तरीके से वितरित होती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कार्टव्हील सेल कहते हैं। ठीक है, और ये लिम्फोसाइट सेल के विभाजन से बनती है, लिम्फोसाइट सेल के विभाजन से बनती है, इसलिए इनको क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट भी कहते हैं, इसलिए इनको लिम्फोसाइट का क्लोन भी कहते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन अगर हम देखें तो इनका फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ये फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ मतलब एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, एंटीबॉडी का सीक्रीशन या स्रवण करती है और एंटीबॉडी का ट्रांसपोर्ट करती है। तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण से लेकर ट्रांसपोर्ट तक की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, वो किनके द्वारा होती है, वो होती है प्लाज्मा सेल्स के या कार्टव्हील सेल्स के द्वारा। मीजेनकाइमल सेल तीसरे नंबर की जो सेल है वो है मीजेनकाइमल सेल। मीजेनकाइमल सेल जो होती हैं वो संख्या में बहुत कम होती है और साइज में छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं, वाई स्टार शेप्ड होती हैं। इनमें 2 स्टार का शेप्ड होता है, मतलब 2 स्टार शेप्ड होती हैं और ओवल न्यूक्लियस पाया जाता है, अंडाकार केंद्रक पाया जाता है। कंप्लीट अनडिफरेंशिएटेड कोशिकाएं होती हैं, मतलब ये पूरी तरह से कैसी होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, मतलब इनमें विभाजन नहीं दिखता है, ये पूरी तरह से अनडिफरेंशिएटेड होती हैं। किसी भी अन्य सेल में ये मॉडिफाइड हो सकती हैं, किसी भी अन्य सेल में मॉडिफाइड हो सकती हैं। तो ये ठीक है, बाकी ये जो सेल होती हैं हाइड्रा की इंटरस्टिशियल सेल होती हैं, उनकी तरह पूर्ण सख्त और टोटीपोटेंट होती हैं, मतलब कि अगर हम ये देखेंगे तो ये कोशिकाएं हाइड्रा की इंटरस्टिशियल सेल की तरह पूर्ण सख्त होती हैं और टोटीपोटेंट होती हैं। ठीक है, इनका फंक्शन देखेंगे तो ये जो मतलब मीजेनकाइमल सेल होती हैं, इनका काम होता है कनेक्टिव टिश्यू की अन्य सेल का फॉर्मेशन करना, मतलब दूसरे जो कोशिकाएं होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की उनका निर्माण करती हैं। ठीक है, अब चौथा टिश्यू है वो है एडिपोज टिश्यू। चौथा जो ऊतक है वो है, या चौथी जो सेल है वो है एडिपोज सेल या एडिपोसाइट भी बोलते हैं इसको। ये ओवल शेप होती है, अंडे के आकार की होती है, अंडाकार बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, अंडाकार होती है और इसका फंक्शन जो होता है वो स्टोरेज ऑफ फैट, मतलब फैट का या वसा का संग्रहण करना होता है। और ये 2 तरीके से की सेल होती है, मोनोलोकुलर होती है और मल्टीलोकुलर होती है। जो मोनोलोकुलर सेल होती हैं वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म उनका जो है वो पेरिफेरल होता है, साइटोप्लाज्म इनमें कम होता है, न्यूक्लियस इनका चपटा होता है और ये सफ़ेद वसा जो वाइट फैट होता है उसको स्टोर करती हैं। ठीक है, मल्टीलोकुलर होती हैं, इनका साइटोप्लाज्म अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनका जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो गोलाकार होता है और न्यूक्लियस मध्य में उपस्थित होता है, बीच में होता है और ये ब्राउन फैट को बनाती हैं। ठीक है, ब्राउन फैट को बनाती हैं, स्टोर करती हैं। 5वें नंबर की जो कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं मास्ट सेल, जिनको मेस्टोसाइट भी बोलते हैं। 5वें नंबर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको मास्ट सेल अथवा मेस्टोसाइट्स भी बोलते हैं। कार में ब्लड की बेसिडोफिल्स के समान होती हैं, मतलब कि ये हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन आदि का सीक्रीशन करती हैं, मतलब जो काम ब्लड की बेसोफिल्स करती हैं वो काम ये करती हैं, मास्ट कोशिकाएं करती हैं। ये हेपेरिन का सीक्रीशन करती हैं, हिस्टामिन का सीक्रीशन करती हैं, सेरोटोनिन का सीक्रीशन करती हैं। स्मॉल साइज की होती है, छोटे आकार की होती है, अमीवा के शेप की होती है, अमीवाइड शेप की होती है। न्यूक्लियस इनका एस शेप होता है, एस के आकार का न्यूक्लियस होता है। और जो बेसोफिल्स होती हैं इनमें वो इनके साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। बेसोफिल्स क्या में पाई जाती हैं, इनके साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। बेसोफिल्स जो पाई जाती हैं वो इनके साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये एलर्जिक पदार्थ के प्रवेश करने पर हिस्टामिन का सीक्रीशन करती हैं। ये जब इनके सेल के अंदर कोई एलर्जिक पदार्थ प्रवेश करता है तब ये हिस्टामिन का सीक्रीशन करती हैं। किसका सीक्रीशन करती हैं? हिस्टामिन का सीक्रीशन करती हैं। और हिस्टामिन के सीक्रीशन से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से इट इज़ अ वैसोडाइलेटर। ये जो हिस्टामिन होता है ये वैसोडाइलेटर होता है, मतलब ब्लड वेसल्स का प्रसारण करता है
और उनके उसके साथ ही सेल्स की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है कि एलर्जी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, सीक्रीशन ऑफ सेरोटोनिन, ये हिस्टामिन का सीक्रीशन तो जब करता है जब एलर्जिक पदार्थ प्रवेश कर जाता है, और उससे क्या होता है, ये वेसोडाइलेटर होता है, तो ये ब्लड वेसल्स के प्रसारण को या प्रसार को बढ़ा देता है। इससे सेल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है और उससे ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम सीक्रीशन ऑफ सेरोटोनिन की बात करें तो इसको हम 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन भी कहते हैं, इसको 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन भी कहते हैं, और एक प्रोटीन होता है, यह एक प्रोटीन होता है। सेरोटोनिन एक प्रोटीन है और रक्त वाहिनी का संकोचक है। इससे जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, संकुचन कर जाती हैं, और ये ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देता है। ठीक है, चोट लगने पर मास्ट सेल सेरोटोनिन का सिक्रीशन करती हैं। जब हम लोगों को चोट लग जाती है या किसी एनिमल को चोट लगती है तो वो जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं, मास्ट सेल होती हैं, जिनको हम मेस्टोसाइट्स कहते हैं, ये सेरोटोनिन का सिक्रीशन करती हैं। ये सेरोटोनिन क्या करता है, ब्लड वेसल को संकुचित कर देता है, और इससे जो है ब्लड वेसल के संकुचन से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, और ये एक तरह का प्रोटीन है। ठीक है, अब तीसरे नंबर की हम बात करें तो ये है सेक्रीशन ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन का सीक्रीशन, इट इज़ अ म्यूकोपॉलीसेक्राइड। ये हिपेरिन जो है वो एक तरीके का म्यूकोपॉलीसेक्राइड है, मतलब एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और वर्टिब्रेट में उपस्थित होता है। नेचुरल प्रतिस्कंदक है, ये नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। क्या है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है, प्रतिस्कंदक है। ब्लड वेसल्स में ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है, ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है। ठीक है, अब हम बात करें अदर एंटीकोएगुलेंट की, अदर रक्त प्रति जो है स्कंदकों की, तो हेरोडिन जो है वो जोंक में पाया जाता है। ये भी एक प्राकृतिक एंटी कोएगुलेंट है, प्रतिस्कंदक है। एनोफिलिन जो है वो फीमेल एनाफिलीज मच्छर में पाया जाता है। और तीसरा जो है वो है लैम्प्रिडिन। लैम्प्रिडिन जो है पेट्रोमाइजोन में पाया जाता है। इसके अलावा जो है क्यूमेरिन होता है और वारफेरिन होता है। ये दोनों प्लांट में पाए जाने वाले प्राकृतिक एंटीकोएगुलेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इनके नाम दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इनमें कौन सा एंटीकोएगुलेंट है जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो क्यूमेरिन और वेफेरिन ये दोनों प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। बका हीरोडिन जो है वो जोंक के अंदर पाया जाता है। एनोफिलिन फीमेल एनाफिलीज में पाया जाता है, और लैम्प्रेडिन जो है पेट्रोमाइजोन में पाया जाता है। और हमारे अंदर कौन सा पाया जाता है, हमारे अंदर अभी हमने आपको बताया कि जो एंटीकोएगुलेंट है वो हिपेरिन है। हिपेरिन हमारे अंदर पाया जाता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। ठीक है, इन जो है नेचुरल एंटीकोएगुलेंट के अलावा कुछ आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट भी पाए जाते हैं, जिनमें सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट के अलावा सोडियम ऑक्जेलेट, ठीक है, सोडियम ऑक्जेलेट, एथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDT ये बोलते हैं इसको, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA, ये तीनों क्या है, आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट है। तो इनके बारे में भी क्वेश्चन TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में खूब आते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट का उपयोग ब्लड बैंक्स में ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए और उसको जमने ना देने के लिए किया जाता है। ये केमिकल ब्लड में कैल्शियम आयन को अवरुद्ध कर देते हैं तथा कैल्शियम आयन की एब्सेंस में ब्लड का थक्का नहीं जमता है। अगर कैल्शियम आयन ब्लड में होगा तो थक्का जमता है, लेकिन ये कैल्शियम आयन को एंटर ही नहीं होने देते हैं ब्लड के अंदर, इसलिए थक्का नहीं जमता है। आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट में एकत्रित ब्लड कुछ हफ्ते अथवा कुछ महीने ही सुरक्षित रहता है, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन में एकत्र किया गया ब्लड वर्षों तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल भी होती है। वो एंटीकोएगुलेंट के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल भी होती है। अगर हम मास्ट सेल की बात करें, जिस सेल को हम लोग पढ़ रहे हैं मेस्टोसाइट्स को, तो इसमें कुछ मात्रा में कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स भी सीक्रेट होती है। ठीक है, ये कुछ मात्रा में कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स भी सीक्रेट करता है। साथियों, फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये वीडियो जो है ये आने वाले LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता
GIC प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैंने अपने हाथों से कई किताबों को मिला करके ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं और ये वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी TGT PGT ठीक है का एग्ज़ाम देने की तैयारी में है, जो लोग NBS KBS के लिए तैयारी करते हैं, NBS KBS के लिए तैयारी करते हैं, जो लोग नीट के लिए तैयारी करते हैं और जो लोग नेट का लाइफ साइंस से CSIR का नेट देते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। लाइफ साइंस के गेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और नोट्स प्रिपेयर करें। ये मेरे हाथ के बनाए हुए नोट्स हैं साथियों, बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं। इनको मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। तो अगली जो सेल है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की, वो है लिम्फोसाइटिक सेल। उसको कहते हैं हम लोग लिम्फोसाइटिक सेल। क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइटिक सेल। और ये लिम्फोसाइटिक सेल जो होती है संख्या में बहुत कम होती है, ठीक है। स्मॉल साइज की होती है, अमीबॉइड शेप की होती है, अमीबा के आकार की होती है और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है इनमें, ठीक है। और इनका जो केंद्रक होता है वो बड़ा होता है, लार्ज केंद्रक होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इनका जो फंक्शन होता है लिम्फोसाइटिक सेल का, वो होता है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना, एंटीबॉडी का सिक्रीशन करना, एंटीबॉडी का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। ये 3 काम एंटीबॉडीज़ का ये करती हैं, फॉर्मेशन से लेके ट्रांसपोर्ट तक का काम ये करती हैं। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, सिक्रीशन करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। यही काम प्लाज्मा सेल या कार्टविल सेल भी कर रही थी, ठीक है। और ये लिम्फोसाइट सेल भी यही काम कर रही है। इसके अलावा ये प्लाज्मा सेल जो होती है, ये फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल थ्रू द डिवीजन, मतलब ये विभाजन के द्वारा प्लाज्मा सेल का निर्माण भी करती है। विभाजन के द्वारा किसका निर्माण करती है? प्लाज्मा सेल का निर्माण भी करती है, ठीक है। अब नंबर 7 पर जो आखिरी सेल है इस टिश्यू की, वो है हिस्टोसाइट सेल, जिनको हम मैक्रोफेज भी बोलते हैं। इनको सफाई सेल और कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू की सफाई सेल होती हैं, ठीक है। दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है। सेकंड लार्ज सेल होती है कनेक्टिव टिश्यू की, ये भी अमीबा के आकार की होती है और इनका जो केंद्रक होता है वो किडनी शेप होता है, किडनी के आकार का होता है, वृक्क के आकार का होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक ग्रेनुलर अकणिकामय और फ्रेश होता है, ताज़ा होता है। लाइसोसोम इनमें अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और फेगोसाइटिक नेचर की होती है। ये दूसरी कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करती हैं। तो इनका फंक्शन होता है, ये बैक्टीरिया वायरस का भक्षण करती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया वायरस को खा जाती हैं, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स के जो मैक्रोफेजेस हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें लंग्स की, तो लंग्स में जो है डस्ट सेल होती हैं, वो भी एक तरह की मैक्रोफेजेस होती हैं और जो है हिस्टोसाइट सेल होती हैं। अगर हम इसको देखें तो इसमें है ये मैक्रोफेजेस ऑफ लंग्स, ठीक है। ये डस्ट सेल कहलाती हैं। डस्ट सेल को लंग्स की सफाई कोशिकाएं बोलते हैं। लिवर की सफाई कोशिकाएं जो होती हैं वो कूफर सेल होती हैं। लिवर में जो साफ करती हैं काम, वो कूफर सेल होती हैं। जो ब्रेन की सफाई कोशिकाएं होती हैं, ब्रेन की मैक्रोफेजेस होती हैं, वो माइक्रोग्लियल सेल होती हैं। ब्लड की जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो मोनोसाइट्स होती हैं। और स्प्लीन की जो मतलब सफाई कोशिकाएं होती हैं वो रेटिकुलर सेल होती हैं। और थाइमस ग्लैंड में जो सफाई कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हेजल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, हेजल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो साथियों ये डिफरेंट टाइप्स की जो क्या बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की सेल्स होती हैं, जो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। और ये डिफरेंट टाइप के मैक्रोफेजेस होती हैं या सफाई सेल होती हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। इनसे क्वेश्चन कई बार TGT PGT नीट LT ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बने हैं। अगर आप इनको याद कर लेते, कूवर सेल का, डस्ट सेल का तो कई बार आया है, ठीक है। रेटिकुलर सेल का भी 1-2 बार एग्जाम में आया है, तो हेजल सेल का भी आया। तो इनको इस तरीके से रट लीजिए, ये याद कर लीजिए कि ये भूले ना, ठीक है। और नोट्स प्रिपेयर कीजिए। दूसरा जो कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का, वो है फाइबर। हमने अभी आप लोगों को 3 कंपोनेंट बताए थे, एक तो सेल्स बताई थी, दूसरा फाइबर और तीसरा मैट्रिक्स। जो फाइबर है ये 3 तरीके का होता है, कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर
और रेटिकुलर फाइबर। ये तीन तरीके का फाइबर होता है। जो कोलाजन फाइबर होता है, पहले हम इसी की चर्चा कर लेते हैं। ये वाइट होता है और चमकीले कलर का होता है। इलास्टिक फाइबर जो होता है ये येलो कलर का होता है, इसको येलो फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। और रेटिकुलर जो फाइबर होता है ये रेटिकुलर क्यूलिन प्रोटीन से बनता है, रेटिक्यूलिन प्रोटीन से बनता है। और इसको जो है हम लोग आर्जीरोफिल फाइबर कहते हैं, आर्जीरोफिल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ये येलो कलर का होता है आपका इलास्टिक फाइबर, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो ये जो होते हैं ये कोलाजन फाइबर, ये कोलाजन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। और कोलाजन बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला फाइबर होता है, ठीक है। और ये जो इलास्टिन फाइबर होता है ये इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है और ये ब्रांच्ड सिंगल अरेंज्ड इलास्टिक फाइबर होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कोलाजन फाइबर की, तो ये भी साखित होता है, सॉलिड होता है। इलास्टिक फाइबर जो होता है ये उबलने पर घुलता नहीं है, ठीक है, और स्टेन हो जाता है। ये जो रेटिकुलर फाइबर है ये सिल्वर सॉल्ट से स्टेन हो जाता है, ठीक है। इनके समूह को फेसिया कहते हैं। किसके समूह को फेसिया कहते हैं? कोलाजन फाइबर के समूह को फेसिया कहते हैं। जबकि इलास्टिक फाइबर रसायनों के लिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रतिरोधकता रखने वाला फाइबर होता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी में प्रतिरोधकता होती है तो इलास्टिक फाइबर में होती है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो जो रेटिकुलर फाइबर होता है ये साखित होता है, ब्रांच्ड होता है। इसमें इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये मतलब सॉफ्ट नहीं होता है, इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है। और इसमें जो रेटिकुलर फाइबर है इसमें लिम्फ ऑर्गन जो है वो पाए जाते हैं। ये लिम्फ ऑर्गन में पाए जाते हैं, जैसे स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में, ये रेटिकुलर फाइबर जो है इनमें पाए जाते हैं, लिम्फ ऑर्गन्स में। जबकि ये जो होता है इलास्टिक फाइबर ये इसका पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है, ठीक है। और जो ये जो इलास्टिक फाइबर है ये उबालने पर घुलता नहीं है, जबकि ये जो कोलाजन फाइबर है ये उबालने पर घुलकर जिलेटिन में बदल जाता है, ठीक है। इसका पाचन पेप्सिन एंजाइम से होता है। और इलास्टिक फाइबर का जो पाचन होता है वो ट्रिप्सिन एंजाइम से होता है। तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट की। वो कंपोनेंट है मैट्रिक्स। तीसरा कंपोनेंट क्या है? मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ये काय का बना होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। हाइल्यूरोनिक एसिड के रूप में ये मैट्रिक्स पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम देखें टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिनमें पहला प्रकार है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, चौथा है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और पांचवा जो है वो है रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, छठा है म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, इसको भ्रूणीय कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, और रेटिकुलर को लिम्फॉइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। तो सातवां है वो पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो शरीर में सबसे अधिक फैला ऊतक है, शरीर में सबसे ज़्यादा फैला होता है। सर्वाधिक इंट्रासेलुलर स्पेस भी इसी टिश्यू में पाया जाता है, ठीक है। इसको हम स्पॉन्जी टिश्यू अथवा ढीला संयोजी ऊतक भी कहते हैं, ठीक है। और ये कोलेजन फाइबर इसमें अनियमित होता है और पाया जरूर जाता है। इलास्टिन फाइबर जो है इसमें पाया जाता है। इसमें कोलाजन फाइबर भी होता है, इलास्टिन फाइबर भी होता है। कोलाजन फाइबर होता है वो अनियमित रूप से पाया जाता है, इलास्टिन फाइबर जो होता है वो नियमित रूप से पाया जाता है। रेटिकुलर फाइबर इसमें अनुपस्थित होता है। अगर हम बात करें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में, तो रेटिकुलर फाइबर नहीं पाया जाता है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल और मैक्रोफेजेस अधिक संख्या में उपस्थित सेल होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। जैसे जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, ये भी इनमें पाए जाते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर ये पाए जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन भी इसमें होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं टेला सबक्यूटेनिया,
ठीक है। टेला सबक्यूटेनिया इसका एक एग्जाम्पल है, और एक है एग्जाम्पल सब म्यूकोसा ऑफ ट्रेकिया, ब्रैंकी इंटेस्टाइन, ठीक है। एंडोमाइसियम कवरिंग ऑफ सिंगल मसल फाइबर, कवरिंग ऑफ सिंगल मसल फाइबर को हम क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम भी किसका उदाहरण है, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है, ठीक है। दूसरा है आपका पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम क्या है, ये पेरीमाइसियम कवरिंग ऑफ ग्रुप ऑफ मसल फाइबर, ये मसल फाइबर के समूह की कवरिंग होती है, ठीक है। जैसे सिंगल मसल फाइबर है, जैसे हम इसको अगर देखें, ये सिंगल मसल फाइबर है, तो इसकी जो कवरिंग होगी इसको हम एंडोमाइसियम बोलेंगे। लेकिन जब बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं और इनकी जो कवरिंग होगी उसको हम लोग बोलेंगे पेरीमाइसियम, ठीक है। एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम क्या होती है, कवरिंग ऑफ सिंगल नर्व फाइबर, ठीक है। सिंगल नर्व फाइबर की ऊपर की परत होती है वो। मेडुला ऑफ ओवरी, ओवरी का मेडुला भी इसका उदाहरण है। आउटसाइड ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस में पाई जाने वाली सेमनीफेरस टिब्यूल्स की जो ऊपरी परत होती है वो भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। उसी से बनता है एडिपोज सेल, इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस ऊतक की क्रिया एल्कोहल या किसी अन्य कार्बनिक विलायक से करवाई जाए तो स्टोर्ड फैट घुल जाती है। अगर इस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की क्रिया किसी एल्कोहल या अन्य कार्बनिक विलायक से करवाएं तो इसकी जो स्टोर्ड फैट होगी वो घुल जाएगी, वो सॉल्युबल हो जाएगी, सेल में लार्ज वैक्यूल बन जाती हैं, ठीक है। स्टेंड होता है ये सूडान सॉल्यूशन से, इसको जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है इसको सूडान सॉल्यूशन से स्टेन किया जा सकता है, ठीक है। और ये दो तरीके का होता है, वाइट फैट होता है ये और ब्राउन फैट, जो सूडान से स्टेन होता है। इसमें वाइट फैट जो है वो मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट्स से बनता है, ठीक है। और ब्राउन फैट जो बनता है वो मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट से बनता है। अभी हमने एडिपोसाइट पढ़ाया तो उसमें बताया। साइटोप्लाज्म इसके अंदर जो वाइट फैट है लो क्वांटिटी में होता है इस टिश्यू के अंदर, इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा मात्रा में होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम मात्रा में होते हैं वाइट फैट वाली सेल टिश्यू के अंदर, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ब्राउन फैट वाले में ज़्यादा होते हैं। वसा इसमें कम ऊर्जा मुक्त करती है वाइट फैट में, और ब्राउन फैट में वसा ज़्यादा ऊर्जा मुक्त करती है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें एडिपोज टिश्यू के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे पेनिकुलस एडिपोज होता है एक, तो जिसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं हम लोग, ये होता है पेनिकुलस एडिपोज, ठीक है, जिसको हम एडिपोसस भी बोलते हैं, ये हाइपोडर्मिस होता है। ये रैबिट में जो है एब्सेंट भी होता है, ठीक है, ठीक। और ये पेनिकुलस एडिपोसस या हाइपोडर्मिस जो होता है, ठीक है, वो। और दूसरा जो है ये जो पेनिकुलस एडिपोसस होता है ये रैबिट में एब्सेंट होता है, रैबिट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ब्लबर, अगर हम ब्लबर की बात करें, ब्लबर तो ब्लबर थिक लेयर ऑफ फैट, ठीक है, बिलो स्किन, ये स्किन के नीचे मोटी जो फैट की लेयर होती है जिससे लाइपोमा बनता है, वो जो है ब्लबर कहलाती है। और ये व्हेल, सील और एलिफेंट इनमें होती है, व्हेल के अंदर होती है, सील के अंदर होती है, एलिफेंट के अंदर होती है, ठीक है। हम्प ऑफ कैमल, जो ऊँट का कुवड़ होता है वो भी इसी टिश्यू का बना होता है, एडिपोज टिश्यू का। टेल ऑफ मैरिनोसीफ, मैरिनोसीफ की जो पूँछ होती है वो भी इसी टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। और येलो बोन मैरो जो होता है वो भी इसी का बना होता है। न्यू बॉर्न बेबी में ये ज़्यादा मात्रा में होता है, रोडेंट्स या रैट्स में पाया जाता है, श्रू में, स्क्वायरल में ये बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब तीसरा जो टिश्यू है वो है आपका वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये वाइट कोलाजन फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। येलो और रेटिकुलर फाइबर इसमें अनुपस्थित होता है, येलो और रेटिकुलर फाइबर इसमें बिल्कुल नहीं पाया जाता है। फाइब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल्स जो होती हैं वो अधिक संख्या में होती हैं, और इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो कॉर्ड और एक सीट, ठीक है। कॉर्ड की बात कर लेते हैं हम पहले, फिर सीट की बात करते हैं। अगर हम बात करें
कॉर्ड की। तो कॉर्ड की अगर हम बात करें तो तंतुओं के समूह तथा मैट्रिक्स का वितरण अल्टरनेट सीक्वेंस में होता है इसमें, ठीक है। और मैट्रिक्स में फाइब्रोब्लास्ट सेल एक चेन में तथा मास्ट सेल इधर उधर होती हैं इसमें अगर हम बात करें कॉर्ड में, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड, इसमें मैट्रिक्स है इसका, तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल तो होती है एक चेन में, लेकिन मास्ट सेल इधर उधर बिखरी होती हैं। और इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, कॉर्ड के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत सारे हैं। कॉर्ड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो टेंडिन या कंडरा बोलते हैं जिसको हम लोग, ये पेशी को अस्थि से जोड़ती है। काय को जोड़ती है? पेशी से अस्थि को जोड़ती है, ठीक है। शरीर का सबसे मजबूत स्तंभ होता है। पेशी मतलब मसल्स को कैसे जोड़ती है? अस्थि से, बोन से जोड़ती है, ठीक है। शरीर का सबसे मजबूत जो है वो होता है, जॉइंट होता है। टेंडन जो होता है ये टेंडो कैलेकेनियस से बनता है, और टेंडन पिंडली या गैस्ट्रोनेमियस मसल्स को एड़ी की, ठीक है, एड़ी की कैलकेनियम बोन से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? जो टेंडन का एक टाइप है टेंडो कैलनियस, ये पिड़ली होती है ना जो, उसकी गैस्ट्रोनेमियस मसल को एड़ी की कैलकेनियम बोन से जोड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा है आपका जो दूसरे तरह का वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वो सीट तंतुओं व मैट्रिक्स का कोई नियमित वितरण इसमें नहीं होता है। यह एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के जैसा होता है। येलो फाइबर इसमें एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसके बहुत उदाहरण हैं। इसके सीट के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे पेरिस्टियम, ठीक है, ये बोन का आवरण होता है। बोन के ऊपर की कवरिंग को पेरिस्टियम कहते हैं। जैसे पेरिकार्डियम हृदय आवरणी गुहा का वह आवरण होता है, मतलब जो हमारा हार्ट जिस गुहा में होता है उसके ऊपर की जो आवरण है उसको पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम किसको बोलते हैं? उपास्थि या कार्टिलेज का आवरण होता है, ठीक है। एपीमाइसियम ये पेशी का वह आवरण होता है, मसल का वह आवरण होता है। रेनल कैप्सूल किडनी का आवरण होता है। हमारी जो किडनी होती है उसका आवरण क्या होता है? रेनल कैप्सूल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक ना एक क्वेश्चन फंस जाता है टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। और साथियों अभी कुछ लोगों का मुंह बहुत तेजी के साथ बन रहा है, तो अभी नेट खोलना पड़ेगा, लेकिन पहले हम वीडियो ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो स्प्लेनिक जो कैप्सूल है वो स्प्लीन का आवरण होता है, और रेनल कैप्सूल किडनी का आवरण होता है। इसी तरह से ग्लिसन्स कैप्सूल होता है, ये लिवर की जो लोब होती है उसका आवरण होता है, लिवर लोब का आवरण। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो वृषण जिसमें पाए जाते हैं, जिसमें हमारे जो वृषण होते हैं ना, जो मतलब जिसको अपन टेस्टिस भी बोलते हैं, वो जिसमें पाए जाते हैं उसकी कवरिंग को ट्यूनिया एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं, ठीक है। और ब्रेन जिसके अंदर होता है उसके बाहरी आवरण को ड्यूरामेटर कहते हैं, ठीक है। आँख की जो कॉर्निया होती है वो भी किसकी बनी होती है? वो भी सीट की बनी होती है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की सीट की बनी होती है। ट्यूनिका एडवेंटिया ऑफ ओसोफेगस, ट्रेकिया और ब्रोंकाई, ये भी इसी सीट की बनी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू था वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एक अगला टिश्यू है, चौथे नंबर का, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण टिश्यू है, ठीक है। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में येलो फाइबर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कोलाजन फाइबर इसमें पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होते। ये भी दो तरह का होता है, एक तो सीथ बोलते हैं और एक को कॉर्ड बोलते हैं। उसको सीट बोलते थे और कॉर्ड बोलते थे, इसको सीथ और कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो कॉर्ड है वो कोलाजन फाइबर ग्रुप तथा मैट्रिक्स उसमें नियमित होता है। मैट्रिक्स में येलो फाइबर जाल बनाता है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है लिगामेंट या स्नायु। बोन को बोन से जोड़ने वाली जो हड्डी होती है उसको लिगामेंट या स्नायु बोलते हैं। सीथ जो है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के समान होता है, और येलो फाइबर का इसमें जाल बिछा होता है। इसमें ब्लड वेसल्स की बॉल इसका उदाहरण है।
लिम्फ वेसल्स की बॉल इसका उदाहरण है। और एल्वियोलाई, जो लंग्स की एल्वियोलाई होती हैं उनकी बॉल भी इसका उदाहरण है। और ब्रोंकाई की बॉल्स भी इसका उदाहरण है। ट्रू वोकल कॉर्ड भी इसी का उदाहरण है, सीट का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कॉर्ड की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो लिगामेंट है बॉडी का वो होता है आपका इलियम। ठीक है, जिसको इलियो फेमोरल लिगामेंट बोलते हैं, इलियो फेमोरल लिगामेंट बोलते हैं। वो इलियम को फीमर से जोड़ता है। फीमर हमारी जांघ की हड्डी को बोलते हैं, बोन को बोलते हैं। इसको इलियम से जोड़ने वाला जो लिगामेंट या स्नायु होता है, जो इलियम बोन से फीमर को जोड़ता है, उसको इलियो फेमोरल लिगामेंट बोलते हैं। और ये शरीर का सबसे मजबूत लिगामेंट होता है। सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट जो होता है वो लिगामेंटम फ्लावा होता है, जो कशेरुक दंड यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड है में दो कशेरुकाओं के बीच में पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड की दो कशेरुकाओं को जोड़ने का काम करता है जो लिगामेंट, उसको हम सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट बोलते हैं। एनिमल्स जैसे गाय भैंस आदि में स्ट्रॉन्गेस्ट जो लिगामेंट होता है वो होता है लिगामेंटम नूचिया। लिगामेंटम नूचिया बोलते हैं उसको, लिगामेंटम नूचिया। ठीक है, तो साथियों ये 5वें नंबर का जो टिश्यू है, ठीक है, वो 5वें नंबर का जो महत्वपूर्ण टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू वो है रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम लिम्फॉइड टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, और ये लिम्फॉइड ऑर्गन में ही पाया जाता है और रेटिकुलर फाइबर्स इसमें अधिक होते हैं। लिम्फोसाइट भी अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें ये पाया जाता है। ये जो रेटिकुलर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है ये स्प्लीन के अंदर, ठीक है, लिम्फ नोड्स के अंदर जैसे टॉन्सिल है, पियर्स पैचेस हैं उनमें, कॉर्टेक्स ओवरी के कॉर्टेक्स में, एंडोस्टियम में, लेमिना प्रोपिया में, ट्रेकिया के लेमिना प्रोपिया में, ब्रोंकाई में और इंटेस्टाइन में, इन सब में ये जो है रेटिकुलर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। 6वें नंबर का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू को भ्रूणीय कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं या भ्रूणीय ऊतक भी बोलते हैं। यह भ्रूणीय डेवलपमेंट के दौरान पाया जाता है और मैट्रिक्स इसमें सबसे ज़्यादा होता है। कोलाजन और फाइब्रोब्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स जेली के समान होता है जिसको वाटसन जेली भी कहते हैं। मैट्रिक्स को म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स को वाटसन जेली बोलते हैं, वाटसन जेली। ठीक है, ये वाटसन जेली क्या बोलते हैं, वाटसन जेली। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, बच्चे जब पैदा होते हैं प्लेसेंटा को फीटस से जोड़ने वाली कॉर्ड को अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। इसको काटा जाता है जब बच्चा पैदा होता है, तो जो नर्स होती है या डॉक्टर होती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड को काट के गांठ लगा देती है उसमें, तो उसको वो जो है म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। कॉम्ब ऑफ कॉक, मुर्गे की जो कलगी होती है जो उसकी गर्दन को सजाए रहती है, खोपड़ी पर सजी रहती है, वो भी जो है क्या होती है म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू की बनी। बिटेरस ह्यूमर ये भी जो है म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। 7वें नंबर का और लास्ट कनेक्टिव टिश्यू है वो है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मॉडिफिकेशंस होता है, उसका ही एक रूप होता है। क्रोमेटोफोर्स इसमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि मिलेनोफोर, इसमें मिलेनिन पिगमेंट होता है जिसके कारण आदमी करिया हो जाता, और भैंस में तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता, जिसे भैंसें बहुत कारी होती। औरतों में भी पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका की औरतों और पुरुषों में यह बहुत मात्रा में पाया जाता है मिलेनिन, तो इसके कारण वो ब्लैक से हो जाते हैं, और जहाँ मिलेनिन कम होता है वो वाइट से हो जाते हैं। ठीक है, ग्वानोफोर सेकेंड इसका एग्जाम्पल है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू का। ये ग्वानिन इसमें पाया जाता है, ये वाइट होता है, वाइट, इससे स्किन का कलर वाइट होता है। जेंथोफिल पाया जाता है, इससे स्किन का कलर पीला हो जाता है। ठीक है, येलोइश हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं आप लोगों को, ये बच्चों को पढ़ाने लायक है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। आँख की आइरिस व कोरोइड में भी ये पाया जाता है। ठीक है, और डर्मिस ऑफ फ्रॉग्स स्किन,
फ्रॉग की जो स्किन की डर्मिस होती है उसमें भी ये पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, इसीलिए उसकी डिफरेंट कलर की स्किन होती है। ठीक है, तो ये तो आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पूरा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे, वो देंगे स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, और वो कल देंगे। रोज़ एक वीडियो आपको देंगे, उसको आप पढ़ें, ठीक है, और अपने बच्चों को पढ़ाएं, तरक्की करें।